दोस्तों ये आपका 13 नंबर चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था आप सभी को पता होगा कि उसमें मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई थी। यदि आप वो थ्योरी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों आप बहुत ही चीज़ों में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए जाके उस आप वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फिजिक्स की, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह यह है कि आप लोग सोच रहे होंगे, जो लोग दोस्तों नए जुड़े होंगे कि मैथ के वीडियो इस चैनल पर क्यों नहीं आते। दोस्तों मैथ के वीडियो आते हैं लेकिन उस चैनल का नाम दूसरा है, वह अनिल जी टेक्नो यूट्यूब चैनल पर आपके जो मैथ के वीडियो आते हैं। तो मैथ के वीडियो आधे आपको इधर मिल जाएंगे पुराने जो वीडियो हैं, और दोस्तों अब जो आ रहे हैं अभी 2-3 दिन से वह आपके अनिल जी टेक्नो यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं। तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों यह चैप्टर जो है इसके हम लोग क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी आगे का नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा दोस्तों वीडियो लंबा भी नहीं होने वाला क्योंकि 29 क्वेश्चन हैं और आधे आपके लॉजिकल क्वेश्चन हैं जिनमें आपको बताता जाऊँगा, आपके सॉल्व होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जो आपका किसी वस्तु की सतह से जो उत्सर्जित विकिरण की दर होती है, इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ गाइस। जो आपकी उत्सर्जित विकिरण की दर होती है वह किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये बताना है। तो आपको पता है दोस्तों जो आपका ई होता है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, T⁴ मतलब कि परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परम ताप की चतुर्थ घात के दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है। तो 1 का डी नंबर यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या बोला गया है, दूसरे में आपसे बोला गया किसी वस्तु के पृष्ठ की अवशोषकता 0.8 है। तो अवशोषकता आपका होता है ए, तो ए का मान 0.8 है। उसके बाद आपसे विकिरण द्वारा पृष्ठ पर 5 जूल उसमें ऊर्जा आपतित हो रही है। तो आपतित जितनी मतलब कि वहाँ पर पड़ रही है वह आपकी 5 जूल है। तो आपसे बोला जा रहा है वस्तु की ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि हो जाएगी मतलब कि आपके पास अभी कुछ ऊर्जा है और आप कोई ऊर्जा और अवशोषित कर लेंगे तो वो आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो जितनी ऊर्जा अवशोषित होगी वही आपकी वृद्धि के रूप में होगी। तो दूसरे का देखिए यहाँ पर सोल्यूशन हमने किया हुआ है, तो इसको आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 0.8 दी हुई है, आपतित ऊष्मा की मात्रा 5 जूल है, और जो आपकी वस्तु की ऊर्जा में जो आपकी वृद्धि होगी वही आपकी अवशोषित ऊष्मा की मात्रा होगी। मतलब कि वह जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगी वही उसमें वृद्धि के रूप में होगी। तो ए का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, अवशोषित ऊष्मा की मात्रा अपॉन आपतित ऊष्मा की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए आपतित ऊष्मा की मात्रा 5 है और ए की वैल्यू 0.8 है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अवशोषित ऊष्मा की मात्रा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 जूल इसका आंसर हो जाएगा। आपतित ऊष्मा की मात्रा आपको दी हुई थी तो ये आपका 4 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसका सॉल्विंग हो जाएगी। ये जो आपकी अवशोषित ऊष्मा की मात्रा है यही आपकी वस्तु में जो ऊर्जा में वृद्धि हुई है वही आपकी ये भी है। तो ये हो गया दूसरा नंबर। अब देखिए तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन है दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्यों। तो आप देखते होंगे जब आपका 12 से 1 या 2 बजता है तब आपकी गर्मी दोस्तों बिल्कुल पीक लेवल पर होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है। जब देखिए आप कोई भी चीज़ लीजिए उसको इंक्लाइन लीजिए तो आप ज़्यादा दूर आपको तय करना पड़ता है, वही यदि आप सीधा ले लें तो आपको कम दूरी तय करनी पड़ती है। तो वही किरणों में भी होता है कि वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है। जब आपकी दोपहर में होता है, दोपहर में जो आपका सूर्य होता है बिल्कुल आपके सीध पर होता है, तो जिससे कि ऊष्मा का अवशोषण भी कम होता है। जब आपकी दूरी कम चलनी पड़ती है तो आपका ऊष्मा का अवशोषण भी कम होता है। तो ये यहाँ पर आपका 3 का बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब आगे दोस्तों चौथे नंबर में आपसे बोला जा रहा है पूर्णतः कृष्ण पिंड की जो आपकी अवशोषकता होती है कितनी होती है। तो जो आपका आदर्श कृष्णिका होती है उसकी अवशोषकता कितनी होती है, ए जो विकल्प है 1 होती है। तो ये चौथे का ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर छठवें जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो है क्या है, चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है। दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ था कि जो आपका चालन होता है, चालन आपका ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। और जो आपका यहाँ पर चालन लिख दिया गाइस, चालन लिखना है, चालन जो होता है आपका वह होता है आपका ठोसों में, चालन आपका ठोसों में होता है। और जो आपका यहाँ पर संवहन होता है वह आपका गैसेस में होता है और लिक्विड में होता है। तो यहाँ पर चाय आपकी क्या होती है, लिक्विड होती है। तो यहाँ पर क्या होगा,
5 का सी संवहन द्वारा आपका ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन क्या होता है कि इसमें पदार्थ के कण ऊष्मा लेते हैं और ऊष्मा लेकर अपना स्थान छोड़ देते हैं, उनके स्थान पर दूसरे कण ऊष्मा लेने आ जाते हैं, तो ये आपका संवहन होता है। 5C हो गया। अब देखिए 6 में आपसे बोला जा रहा है ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है, तो जो आपका विकिरण होता है इसमें ऊष्मा सबसे तेज संचरित होती है और वह जो चाल होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल के बराबर। तो ये हो गया 6 का बी राइट हो जाएगा। अब देखिए 7वें नंबर में आपसे बोला जा रहा है एक पृष्ठ की अवशोषकता ए का मान आपको 0.4 दिया गया है। उसके बाद इस पर आपतित 10 जूल ऊष्मा में से कितनी परावर्तित हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर आपतित ऊष्मा की मात्रा यहाँ पर 10 जूल है, तो जब वह अवशोषित करेगा तो कितना अवशोषित कर लेगा और कितना जो बचेगा वह आपको निकालना, मतलब कि कितना परावर्तित कर देगा, तो वह आपको निकालना। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, तो इसका सोल्यूशन मैंने किया हुआ है। देखिए ए की वैल्यू आपको दी है 0.4, उसके बाद आपतित ऊष्मा की जो आपको मात्रा दी है 10 जूल दी हुई है। तो यहाँ से दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, अवशोषित ऊष्मा की मात्रा निकालेंगे। पहले हमको निकालना है अवशोषित, तो देखिए क्या होता है फार्मूला, ए बराबर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा अपन आपतित मात्रा। तो क्या करेंगे 0.4 आपका ए का मान हो गया, अवशोषित का मान ज्ञात करना है, आपतित का मान 10 है। तो यहाँ से क्या होगा आपकी अवशोषित ऊष्मा की मात्रा कितनी आ जाएगी, 4 जूल आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर आपकी 10 जूल ऊष्मा आ रही है, 4 जूल अवशोषित कर ली गई, अब बची कितनी 6 जूल, तो 6 जूल वहाँ परावर्तित हो जाएगी। तो शेष ऊष्मा या फिर परावर्तित ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी, 10 - 6, 10 - 4, तो आपकी कितना जाएगा 6 जूल। तो 6 जूल आपकी ऊष्मा ऐसी होगी जो किसी भी पिंड पर जो अवशोषित कर रहा है वह 6 जूल अवशोषित नहीं कर पाएगा, उसको परावर्तित कर देगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। 8वां 9वां बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो 8वें में आपसे बोला गया है यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए E बराबर होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि परम ताप को 3 गुना कर जाए, जहाँ पर आपका T होता है वहाँ पर कितना कर दिया जाए, 3T कर दिया जाए। तो यहाँ पर 3T करिए क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको 3T की पावर कितना कर देना है, 4 कर देना है। तो यहाँ इधर क्या आएगा, T की पावर 4 ही आ जाएगा और 3 की आप जब इसका 3 की पावर 4 करेंगे इसका आएगा 81। तो ये कितना जाएगा 81। तो यहाँ पर कितना था T की पावर 4, यहाँ कितना हो गया 81 × T की पावर 4, मतलब कि 81 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर जब आप 3 गुना करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो उस दर है विकिरण की वह आपकी 81 गुनी बढ़ जाएगी। अब सेम दोस्तों 9वां क्वेश्चन इसी तरह है कि यदि आप परम ताप 2 गुना कर देते तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आपका E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ है। अब यहाँ पर T की जगह आपको कितना कर देना है, 2T कर देना है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब 2T कर दिया, 2T⁴ कर दिया, तो इधर कितना आएगा 2 का जब आप 4 बार दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, तो यहाँ आपका 16 आएगा और इधर आपका 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 का ए नंबर 16 गुनी आपकी यहाँ पर उत्सर्जित ऊष्मा की दर हो जाएगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10वें नंबर में आपसे क्या बोला जा रहा है, एक कृष्णपिंड ए कृष्णपिंड बी जिसका आकार व माप ए के समान है। तो यहाँ पर जो आपका कृष्णपिंड ए है और जो कृष्णपिंड बी है तो उसका माप और आकार समान है। अब देखिए ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम लगा था, जब मैंने इसको दोबारा से ध्यान से पढ़ा तब समझ में आया था। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये वाला सेंटेंस अभी आपको इतना हटा देना है, इतना सेंटेंस दोस्तों आपको हटा देना है। अब पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। तो क्या लिखा है, एक कृष्णपिंड ए से कृष्णपिंड बी की अपेक्षा 4 गुनी ऊष्मा का विकिरण होता है। मतलब कि आपका जो ए से ऊष्मा का विकिरण होता है बी की अपेक्षा कितना हो रहा है, 4 गुना। यदि आपका बी में विकिरण मान लीजिए ए हो रहा है तो आपका जो ए का मान आप कुछ भी लिख सकते हैं। बी में यदि आपका ऊष्मा का विकिरण ए हो रहा है तो ए में कितना होगा 4A होगा। तो ये कहने का मतलब है, फिर से देखिएगा, एक कृष्णपिंड ए से कृष्णपिंड बी की अपेक्षा 4 गुनी ऊष्मा का विकिरण होता है। ए से जो बी की अपेक्षा वहाँ पर विकिरण हो रहा है 4 गुना हो रहा है। यदि ए का तापमान आपको 192 डिग्री सेल्सियस दिया हो तो वहाँ पर आपको बी का तापमान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका 10 नंबर था। तो यहाँ पर देखिए जो वो मैंने माना हो यहाँ पर इसको ई माना। तो यहाँ पर आपका क्या था कि देखिए फिर से यहाँ पर, तो यहाँ पर है कि जो यहाँ पर आपकी विकिरण है तो ऊष्मा
जो उत्सर्जित हो रही, तो उसको हम लोगों ने मान लिया E। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, फिर आगे कहाँ गया, ये है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका E1 होगा किसके बराबर हो जाएगा, 4E2। यहाँ पर गाइस E2 कर लीजिएगा, E2 होगा यहाँ पर। तो जो आपका E1 की वैल्यू होगी कितने के बराबर होगी, 4E2 के बराबर होगी। मतलब कि यदि आपके E2 की वैल्यू कुछ आ रही है तो जो E1 की वैल्यू आएगी E2 की अपेक्षा 4 गुनी होगी, वही 4 गुनी कर दी। अब देखिए क्या करेंगे, इस E2 को यहाँ पर नीचे लाएंगे तो E1/E2 हो जाएगा, 4/1 मिलेगा। तो ये आपका मान हो गया E1/E2 का। अब देखिए T1 की वैल्यू आपको दी हुई है 192 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 465 डिग्री केल्विन। और T2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। जब यहाँ पर आपकी दो चीज़ें आ जाएंगी तो एक बार क्या करेंगे, E1/E2 बराबर T1/T2⁴ कर देंगे। अब देखिए E1 की वैल्यू और E1/E2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4/1। तो यहाँ पर 4/1 कर दिया, एक को मैंने लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद T1/T2⁴ है। अब यदि आपसे बोलें कि T1/T2 स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा। फिर से आपसे बोलेंगे कि आप इसका स्क्वायर हटाइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 लग जाएगा, ये वाला यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, T1/T2 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, √2 आ जाएगी। अब देखिए T1/T2 की वैल्यू पता है, अब T2 की वैल्यू निकालनी है, T1 की वैल्यू पता है। तो क्या करेंगे गाइस, इधर रखेंगे T1 की जगह 465 रखेंगे और T2 को आप इधर भेजेंगे, √2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 465/√2। अब आपको √2 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 465/√2। अब √2 की वैल्यू आपको पता है दोस्तों कितनी होती है, 1.414। जब इसका डिवाइड करेंगे तब दोस्तों आपका आएगा 329 डिग्री केल्विन में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टेम्परेचर किस में माना है, केल्विन। तो अभी ये आपका केल्विन में आया है। अब इसको आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 273 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 56 डिग्री सेल्सियस। तो जो T2 की वैल्यू होगी वह 56 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा 10 का A नंबर विकल्प यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर 11 नंबर में है कि जो ऊष्मीय विकिरण का अपवर्तन तथा परावर्तन होता है वह क्या होता है, मतलब कि किसके अनुसार होता है। तो आपको पता है जो ऊष्मीय विकिरण में आपकी जो तरंगें होती है वह जो आपकी प्रकाश की तरंगें होती हैं उनके अनुसार चलती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश के नियमों के अनुसार होती हैं। जो यहाँ पर ऊष्मीय विकिरण का अपवर्तन, मतलब कि जो आपकी अपवर्तन होगा, जो आपका परावर्तन होगा वह किसके अनुसार होता है, प्रकाश के नियमों के अनुसार ही होता है। तो यह आपका 11 का D नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर में आपसे क्या बोला गया है, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता। यदि आपकी दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा ट्रांसफ़र हो रही है, प्रवाह हो रहा है, जो आपका हीट का फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर जो प्रवाह होगा वह किस पर नहीं निर्भर करता है, तो वह आपका होता है उनकी मात्रा पर। तो उनकी मात्रा पर नहीं निर्भर करता। यदि आपका आयतन है तो उस पर निर्भर करेगा, तापांतर तो आपका जरूरी है ही, और उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर किस पर नहीं निर्भर करता, उनकी मात्रा पर नहीं निर्भर करता। अब आगे देखिए जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखिए क्या है कि एक पृष्ठ की अवशोषकता A की वैल्यू 0.2 है। उसके बाद यदि इस पर 50 जूल ऊष्मीय विकिरण आपतित हो रहा था, यहाँ पर आपतित ऊष्मा की मात्रा दी है कितनी है, यहाँ पर 50 जूल है, 50 जूल आपतित ऊष्मा की मात्रा। तो यहाँ पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी, तो फार्मूला क्या होता है, A बराबर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा अपान आपतित ऊष्मा की मात्रा। तो आपतित पता है और यहाँ पर A की वैल्यू पता है, अवशोषित आप निकाल लेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको आपका कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में इसको आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा आपका सही है गलत है। तो चलिए आज यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है ऊष्मीय विकिरण की जो चाल होती है वह किसके बराबर होती है। तो जो आपकी ऊष्मीय विकिरण होती है वह प्रकाश के ही नियमों का पालन करती है, उसी के अनुसार चलती है। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल के बराबर ही होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अभी आपका इस तरह का भी एक आगे क्वेश्चन आएगा। तो अब ये हो गया 14 का A नंबर विकल्प। अब देखिए 15 नंबर में है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो जो आपके सूर्य के प्रकाश है वह पृथ्वी तक क्यों पहुंचता है, तो वह होता है विकिरण के द्वारा। उसमें आपको किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपका 15 का C नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब 16 नंबर में है
किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी। तो कहाँ पर लगानी होगी? मध्य में, शीर्ष पर, या कहीं भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो भी द्रव होता है वह दोस्तों नीचे आपका ठंडा होता है, मतलब कि नीचे का टेम्परेचर कम होता है और ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहीं पर उसको शीतलन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जब शीर्ष पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उसको यहाँ पर ज़्यादा शीतलन करना पड़ेगा। तो ये इसका 16 का बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए, किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता ई है तो अवशोषकता होगी। तो आपको पता है जो आपकी उत्सर्जकता होती है वह अवशोषकता के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यदि आपकी उत्सर्जकता बढ़ेगी तो आपकी अवशोषकता भी बढ़ती है। तो उत्सर्जकता अवशोषकता के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर आपका सी नंबर विकल्प है, ये आपका राइट हो जाएगा। ई वैल्यू उसकी भी होगी। तो अब देखिए 18 नंबर में आपसे बोला गया है विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल क्या होती है। जो आपका विकिरण होता है तब आपकी ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल कितनी होती है? तो 18 के ए नंबर विकल्प होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो प्रकाश की चाल होती है। अब आगे यहाँ पर है कि यांत्रिक कार्य तथा उत्पन्न ऊष्मा में संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ था W/H बराबर होता है J, और J की वैल्यू होती है 4.2। और तो यही आपका जो संबंध होता है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका किसी में होता है यांत्रिक कार्य और ऊष्मा के बीच संबंध होता है। तो ये आपका ए नंबर विकल्प इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर में आपसे क्या बोला जा रहा है, किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण आपका 84 जूल है और वहाँ पर आपको अवशोषित विकिरण 24 जूल दिया हुआ है। तो वहाँ पर अवशोषकता ज्ञात करें। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर 20 नंबर को। तो देखिए गाइस क्या हुआ कि आपतित विकिरण की मात्रा 84 जूल है, अवशोषित की 24 जूल है। तो क्या करेंगे, ए बराबर क्या होता है आपका अवशोषित विकिरण की मात्रा अपन आपतित। तो अवशोषित की कितनी है 24, तो 24 ऊपर रखेंगे और आपतित कितनी है 84, 84 को नीचे रखेंगे। जब आप 84 से 24 में भाग देंगे आपका आएगा 0.28। तो यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.28। तो यही आपकी अवशोषकता हो जाएगी। तो ये 20 नंबर हो गया। अब गाइस देखिए 9 क्वेश्चन आ गए और आपके बचे में, तो उनको भी इसी वीडियो में करेंगे हम लोग। तो देखिए 21 नंबर में आपसे क्या बोला गया है कि ऊष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था। तो यहाँ पर जो आपके डॉक्टर डी जूल, तो आपके जो जूल नाम के वैज्ञानिक थे इन्होंने ही इसको सबसे पहले ज्ञात किया था। तो ऊष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध डॉक्टर डी जूल ने ज्ञात किया था। अब देखिए 22 नंबर में आपसे क्या बोला जा रहा है गाइस कि पानी 42 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिर रहा है। यदि स्थैतिक ऊर्जा हानि का 1/2 भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि जो आपकी स्थैतिक ऊर्जा होती है mgh, तो mgh में यदि आपका 1/2 भाग कर दें तो जो वह आपकी मात्रा वह ऊष्मा के बराबर होगी। ऊष्मा में परिवर्तित हो रही तो वह आपकी मात्रा ऊष्मा की मात्रा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर पानी के ताप में कितनी वृद्धि हुई ये ज्ञात करना है। देखिए 22 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्थैतिक ऊर्जा हानि का 1/2 भाग है वह किसके बराबर हुआ जा रहा है, ऊष्मा की मात्रा की। वह आपकी ऊष्मा की मात्रा बन जा रही है, मतलब कि ऊष्मा के बराबर है। तो क्या होगा 1/2 mgh आपका q के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर q बराबर 1/2, m को उसी तरह रखेंगे, g को उसी तरह रखेंगे, h की वैल्यू आपको 42 मीटर दी हुई है। अब देखिए ऊष्मा की जो मात्रा का फार्मूला रियल वाला होता है वह क्या होता है, Q बराबर ms डेल्टा टी। ये आपका द्रव्यमान S हो गया आपकी स्पेसिफिक हीट, और ये आपका डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है। और दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी ऊष्मा की मात्रा निकल कितनी आई है 1/2 mgh। तो इसको इधर रखेंगे, जो आपकी ये वाली ऊष्मा की मात्रा है जो आपकी फार्मूले के अनुसार निकलती है वह आपकी दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसको बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका m से m कैंसिल हो जाएगा। उसका जो s की वैल्यू होती है, वाटर की जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा होती है कितनी होती है 4.2 × 10⁻³ जूल अपॉन kg डिग्री सेल्सियस। तो ये होती है आपकी यहाँ पर वाटर की विशिष्ट ऊष्मा। तो ये उसके बाद यहाँ पर आपको डेल्टा टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे डेल्टा टी, तो 9.8 जी की वैल्यू रखेंगे, 42 आपका ये दिया हुआ है h। और देखिए क्या करेंगे, ये 4.2 अभी मल्टीपल में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या होगा 4.2 दशमलव हटाएंगे, इधर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद आपको कट पिट कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी 0.049 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो आपका क्वेश्चन में ज्ञात करना था यही शायद आपको ज्ञात करना था। तो एक बार देख लेता हूँ गाइस, क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना था, कहाँ गया,
ये क्वेश्चन है। तो ताप में वृद्धि, तो इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर ज्ञात करना था, तो ये आपका हो जाएगा 0.049 शायद 0.49, तो यही आपका हाँ 0.049 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 से 23 नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक ही पदार्थ से बनी हुई दो बेलनाकार छड़ों द्वारा ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। छड़ों का व्यास तो D1:D2 आपको दिया हुआ है 1:2 और लंबाई L1:L2 दिया हुआ है 2:1। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है सिरों में तापांतर समान है, डेल्टा टी आपका दोनों जगह बराबर है, डेल्टा T1 बराबर T2 है, तो कोई इसमें डेल्टा टी का इशू रहेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको इनमें ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और, यदि ये आपका बेलन है, यदि आपका ये बेलन है तो इसमें जो दो सतहों के बीच की दूरी, जैसे कि आपका जब चालन पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ पर क्या था, जो इसकी बीच की दूरी थी क्या थी, डेल्टा एक्स माना था। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या होती है, आपकी लंबाई ही होती है। तो यहाँ पर हम डेल्टा एक्स की जगह क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, जो आपकी एक सतह और दूसरी सतह, मतलब कि एक ही आपके जो पिंड दिया हुआ है इसमें दो सतहों के बीच की दूरी डेल्टा एक्स होती है। यहाँ पर आपकी दो सतहें कौन कौन सी, ये वाली, तो आपकी एल होती है बीच की दूरी। अब इसको सॉल्विंग करेंगे, देखिए क्या है यहाँ पर, तो 23 नंबर में देखिए, तो ठोसों में ऊष्मा प्रवाह की दर का आपको फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, क्या होता है, Q/T इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स। के क्या होता है आपका, के होता है आपका यहाँ पर जो चालकता गुणांक होता है, चालन गुणांक होता है, तो ये आपका के होता है ऊष्मीय चालकता गुणांक होता है, और ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, डेल्टा टी आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और डेल्टा एक्स वही आपकी दो सतहों के बीच की दूरी होती है। तो डेल्टा एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब देखिए जब हम यहाँ पर के हटा देंगे, तो जैसे कि आप कोई भी देखेंगे, जैसे आप E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T⁴ होता है, और यहाँ पर जब हम इसका प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टीफन नियतांक यूज करते हैं। तो जब हम स्टीफन नियतांक मान लीजिए हटा देंगे, तो दोबारा इसी फॉर्म में वापस आ जाएगा T⁴ में, तो वही यहाँ पर करेंगे, ऊष्मीय चालकता गुणांक को यहाँ से हटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, Q/T। अब देखिए डेल्टा टी आपका दोनों में समान है, तो डेल्टा टी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो बचेगा आपका ए, और नीचे डेल्टा एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो आपका एल लिख दिया। अब देखिए आगे क्या किया मैंने, अब देखिए पाई का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, पाई भी आपका एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर पाई भी हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D² आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो Q/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D² अपॉन एल बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना था ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको मानते हैं पहले 1, तो Q/T1, और उसके बाद ये हो जाएगा D1² अपॉन L1, जो आपका दूसरा मानेंगे तो Q/T2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D2² अपॉन L2। अब दोनों का रेशियो ज्ञात करना था, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो Q/T1 फिर अपॉन Q/T2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका D1² अपॉन L1, फिर उसके बाद D2² अपॉन L2। अब देखिए चौथी संख्या जाएगी आपकी ऊपर, और यहाँ पर तीसरी संख्या जाएगी दूसरे के मल्टीपल में, तो जब तीसरी आ जाएगी दूसरे में तो D1/D2² हो जाएगा, और ये हो जाएगा L2/L1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर D1/D2 का जो मान दिया है 1/2 है, अब यहाँ पर स्क्वायर लगा तो 1/4 हो जाएगा, और L2/L1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1/2, मतलब कि L1:L2 आपको 1:2 है, तो L2:L1 कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, तो वही यहाँ पर 2:1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो इसका ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/4 इंटू 1/2, तो यहाँ पर आपका 1/8 आ जाएगा, तो यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 28 नंबर 1:8 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका ये वाला था 23 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका 24 नंबर। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें है किसी वस्तु का ताप 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वस्तु के पृष्ठ से निकलने वाले विकिरण का रंग होगा। तो मैंने आपको बताया था जब आपके अलग अलग टेम्परेचर होते हैं तब आपके रंग कैसे होते हैं। तो जब आपका 500 होता है तब आपका लाल होता है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पार्ट फर्स्ट जरूर देखना होगा, तो पार्ट फर्स्ट आप जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। अब आगे यहाँ पर
ऊष्मा चालन की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं। तो आपको पता है चालन जो होता है तो उसमें आपका स्थान जो है कण नहीं बदलते हैं। ऊष्मा संचरण की जो आपकी विधि चालन होती है उसमें कण अपना स्थान नहीं बदलते हैं। तो ये आपका 25 का ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 26 में आपसे क्या बोला गया है, द्रव की ऊष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऊपर का भाग गर्म और नीचे का भाग ठंडा रखते हैं, जिससे वहाँ पर क्या है संवहन नहीं होता है। क्योंकि संवहन में क्या होता है, आपके जो कण होते हैं ऊष्मा लेते हैं और दूसरे स्थान पर जाते हैं, और यहाँ पर क्या है ये ऊपर का भाग गर्म रहेगा और नीचे का भाग ठंडा रहेगा तो संवहन नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर इसीलिए यहाँ पर आपका ऊपर का भाग ठंडा और नीचे का भाग गर्म रखते हैं। तो इसका 26 का ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 27 में आपसे बोला गया है किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ने पर आप कौन सा रंग देखेंगे। जब दोस्तों आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोस्तों उसका रंग सफ़ेद हो जाएगा। तो 27 का ए नंबर विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणुओं की पारस्परिक टक्करों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। तो जब भी आपका टक्करों द्वारा होता है तो वहाँ पर आपका संवहन होता है। इसमें क्या होते हैं, जो आपके अणु होते हैं वह अपना स्थान छोड़ देते हैं। तो जब आपके छोड़ते हैं संवहन कहलाता है, वहाँ पर टक्कर होता है। तो ये 28 का सी हो गया। अब देखिए 29 नंबर लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस वीडियो का क्या है कि एक वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे 10 सेकंड में उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा, तो Q बराबर आपको दिया हुआ है 1400 जूल और यहाँ पर आपको T बराबर दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो यहाँ पर आपको E की वैल्यू ज्ञात करनी। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए A का मान 700 मीटर स्क्वायर, T का मान 10 सेकेंड, Q का मान 1400 जूल। तो E बराबर क्या होता है आपका Q/80। Q क्या होता है आपकी उत्सर्जित विकिरण की जो आपकी मात्रा होती है, उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा, तो वह Q है। A आपका क्षेत्रफल, T आपका समय। तो मान रखेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 0.2 और इसका E का जो आपका यहाँ पर मात्रा होता है क्या होता है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। कैसे होता है ये देखिए, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है Q का क्या होता है जूल अपॉन में A का मीटर स्क्वायर, T का सेकेंड। तो इसका इस तरह आप यहाँ पर जो यूनिट है वो भी निकाल सकते हैं, मात्रक। तो आई होप दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो बस एक लाइक आपसे ज़रूर मांगूंगा। एक लाइक आप लोग सभी लोग अपना अपना वीडियो लाइक करते जाएँ, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।